अन्य गणमान्य अतिथिगण, प्रधान महालेखाकार जम्मू और कश्मीर द्वारा ऑडिट दिवस के अवसर पर आयोजन करते हैं, स्वागत करते हैं। 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड ने पहले ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद के सप्ताह को ऑडिट वीक के रूप में प्रदान करता है। इस अवसर पर हम सभी हितधारकों के शास्त्रों में कहा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। अर्थात शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है और लेखों में उत्कृष्टता लाने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने में हमारी सहायता करता है। महोदय, विश्व में एकमात्र सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होने की स्थिति रखते हैं, जो संघ और राज्य के दोनों लेखा परीक्षा कार्य के अलावा राज्य सरकार और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लेखांकन का कार्य भी निष्पादित करते हैं। महोदय, इस वर्ष के दौरान आधे सप्ताह के दौरान हमने श्रीनगर और जम्मू के अपने कार्यालयों में काफी कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें ऑडिट रन, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ संपर्क और उनमें ऑडिट इंस्टीट्यूशन के संबंध में जानकारी देना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल गतिविधियां, रंगोली प्रतियोगिता, पेंटिंग और अन्य चीजें भी शामिल हैं। महोदय, जैसा कि हम अपना संस्थापक दिवस और सप्ताह मना रहे हैं, मैं आपके समय में से कुछ क्षण निकालकर यह बताना चाहूंगा कि कैसे हमारे कार्यालय में हमारे संवैधानिक जनादेश के अनुरूप समाज के कल्याण हेतु सुशासन में योगदान दिया है। महोदय, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन का आकलन करते समय हम आम नागरिक को केंद्र में रखते हैं, जो ऐसी योजनाओं का अंतिम लाभार्थी होता है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी होता है। यह दृष्टिकोण आम नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आकांक्षाओं को साकार करने में उद्देश्य के सुधारात्मक कार्यों की अनुशंसा व मूल्यांकन हेतु आवश्यक है। महोदय, लेखा परीक्षा के विभिन्न चरणों में नागरिकों के साथ जुड़ाव के लिए हमारे ढांचे में एक लेखा परीक्षा सलाहकार बोर्ड, ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड शामिल है, जिसमें बाहरी डोमेन एक्सपर्ट शामिल होते हैं, जिसमें स्टेक होल्डर्स की बैठकें होती हैं और लेखा परीक्षा के दौरान बेनिफिशियरी सर्वे, लाभार्थी सर्वेक्षण शामिल होते हैं, ताकि उसमें आम आदमी को शामिल किया जा सके। और आखिरी में निश्चित रूप से संसद तथा राज्य विधानमंडल में लेखा परीक्षा रिपोर्ट को शामिल करना जैसे कदम भी शामिल है। नागरिकों की जानकारी के लिए उन्हें हमारी वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाता है। महोदय, लेखा एवं हकदारी कार्यालय में हम एंड टू एंड पेंशन स्वचालन प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया में है। इस प्रणाली का उद्देश्य पेंशन भोगियों के लिए एक सहज और कुशल अनुभव प्रदान करना है। इसके अलावा हमने जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में कई पेंशन अदालतों का आयोजन भी किया है पिछले कुछ महीनों में, जिनका उद्देश्य प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाना और पेंशन भोगियों की शिकायतों को ऑन द स्पॉट उनके द्वार पर हल करना जैसा प्रयास भी शामिल है। महोदय, हमारे कार्यालय को इस तथ्य पर अत्यंत गर्व है कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने का संवैधानिक दायित्व हमारे पास है। एवं महालेखा परीक्षक को भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। सन 1858 में महालेखाकार के कार्यालय की स्थापना की गई और 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड ने प्रथम महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। इस संस्थान के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के उपरांत इसे संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया। CAG संघ और राज्यों के कंसोलिडेटेड फंड्स, पब्लिक अकाउंट्स और कंटिजेंसी फंड से संबंधित लेन देन का ऑडिट करता है। सरकारी कंपनियों के साथ साथ यह उन संगठनों का भी ऑडिट करता है जिन्हें पर्याप्त सरकारी फंडिंग मिलती है।
समय के साथ साथ इस संस्था ने उल्लेखनीय रूप से विकास किया है तथा आज ये संस्था बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी, नियामक संस्थाओं तथा पर्यावरणीय लेखा परीक्षा शामिल है। जम्मू और कश्मीर में सीएजी का प्रतिनिधित्व प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा एवं प्रधान महालेखाकार लेखा और हकदारी द्वारा किया जाता है। प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा ऑडिट संबंधी कार्यों की देखरेख करता है और प्रधान महालेखाकार लेखा और हकदारी राज्य सरकार की ओर से लेखे बनाने और पेंशन से संबंधित कार्यों को संभालता है। हमारा मुख्य कार्यालय श्रीनगर में तथा शाखा कार्यालय जम्मू में स्थित है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों तक आसान पहुंच और सरकार के कामकाज के प्रभावी निरीक्षण को सुनिश्चित करना है। लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं और डिजिटल इनिशिएटिव में भी सर, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कोलैबोरेशन है गुड गवर्नेंस का, कि हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं और हमें स्टेट में जो भी होता है सिचुएशन उसके हिसाब से देखना पड़ता है। ज्यादातर सर हमने पाया था पहले इससे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी उनसे हम हमेशा सुपीरियर रहते थे इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स एंड ऑल दैट, बट ये पहला सिचुएशन था जहां सर मुझे कैचअप गेम करना पड़ा, क्योंकि जब मैं आया तो मेहता सर ने ई ऑफिस इम्प्लीमेंट कर दिया था और हमारे यहाँ ई ऑफिस पार्सल चल रहा था। फिर बहुत सारे सर डिलीवरी सर्विस डिलीवरी IFMS के सारे पैकेजेस, तो एक चैलेंज था कि अगर गवर्नेंस पूरी तरह ई हो जाती है, ई गवर्नेंस और IT पे शिफ्ट हो जाती है, तो हमें कैसे उसको टैकल करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने सर त्वरित गति से कार्रवाई की और पिछले साल CAG के ऑर्गेनाइजेशन में पूरे देश के लिए यह टारगेट सेट हुआ था कि वो इस ईयर के लिए कि वो डिजिटाइज होंगे और पेपरलेस होंगे। लेकिन मुझे ये बताते हुए ऑडियंस को बहुत हर्ष हो रहा है कि हमें ये समय दिया गया था कि आप अगले 2-3 साल में भी कर लो, क्योंकि आपको बहुत वहां पे कंस्ट्रेंट होता है, तो इट विल बी ऑल राइट। बट हमने इंडिया में सबसे पहले डिजिटाइज और पब्लिक कर लिया अपने ऑपरेशंस को ऑडिट में, और अब बाकी स्टेट्स में इस साल के लिए टारगेट है हमने पहले ही कर लिया। और इसका सर बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि जब हमारा ऑडिटी जो हमारा लोकल गवर्नमेंट होता है या जो भी गवर्नमेंट जिसकी हम काम कर रहे हैं, अगर वो डिजिटाइज हो तो आप उसके पीछे तो चल ही नहीं सकते हो। तो सर इसलिए मैंने ये इस तरह से एस्टैब्लिश कर दिया कि गुड गवर्नेंस में सर ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो हम लोगों ने किया है, एंड इट इज ऑल फॉर द सिटीजन्स ऑफ दिस UP. We have collaborated very meaningfully, the state government agencies, us, people who work with the LG administration, and at the end I would like to say that all of it would not have been possible if our security, apparatus and systems would not have, put that steel frame within which we can deliberate on development. So सर इसी के साथ हम आपके आशीर्वचन के लिए मैं इसको विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल वेरी मच। थैंक यू सर। जीवन मेरा समाप्त हुआ था मेरे गांव में इंटरमीडिएट कॉलेज है, तो लोगों ने मुझे उसका प्रबंधक बना दिया। एक वर्ष बाद जो हेड क्लर्क हमारे थे उन्होंने कहा सब अभी का ऑब्जेक्शन बहुत है, इसको रिमूव कराना बड़ा जरूरी है। हमने कहा कैसे होगा? आगे जो ऑडिटर था उनकी कुछ पूजा करनी होगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन पूजा करेगा। तो हमने कहा कि भाई देखो ऑब्जेक्शन है उसको दुरुस्त किया जाए। मुझे भी समझ कौन थी, तो कह रही साहब जितना भी दुरुस्त करने बिना पूजा को ठीक नहीं। तो वहां से फिर दिमाग में जो बात बैठी थी, लेकिन बाद में ये सब भ्रांतियां धीरे धीरे समाप्त हुई और क्या वो
संसद में जब मैं था या भारत सरकार में था तो समझ में आया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक के कार्यों का महत्व कितना है। सरकार के सभी कार्यक्रम, हर एक योजना का सही इम्प्लीमेंटेशन, पैसों का सही उपयोग और स्पष्ट व्यवहार से विकास के आखिरी कतार में खड़े व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का महालेखाकारों का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं आर्टिस्ट कम्युनिटी के प्रयासों की प्रशंसा करता हूं। मैं कहूं पारदर्शी और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की प्रशंसा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आर्थिक सप्ताह के दौरान आप सबके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से ग्रास रूट लेवल पर गुड गवर्नेंस के प्रशासन के अभियान को और मजबूती मिलेगी। चाहे पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का महत्वपूर्ण अवसर भी प्राप्त हुआ होगा। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा ईमानदारी लाने के लिए स्थापित किए गए शुरुआती संस्थाओं में से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संस्थान भी है। और आजादी के पश्चात देश के नीति निर्माता संविधान की रचना जब कर रहे थे तो उनका स्पष्ट मत था कि महालेखाकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर होगा, जिनके माध्यम से संसद को मालूम होगा कि किन कार्यों के लिए पैसा खर्च करने की अनुमति दी गई थी, वह पैसा उन्हीं कार्यों के लिए खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र हुआ। मैं संविधान सभा के एक सदस्य थे, श्री आर.के. सिद्धवा। उन्होंने कहा था कि वह राष्ट्र के धन के प्रहरी होंगे और जिस कार्य के लिए जो पैसा दिया गया है उतना ही व्यय हो, संसद के विनियोग विधेयक में जो व्यवस्था की हो उसमें परिवर्तन न हो सके, ये सुनिश्चित करना ये दायित्व होगा। मैं मानता हूं कि देश के नीति निर्माताओं के विजन के मुताबिक इस संस्था ने तथा राज्य एवं यूपी के महालेखाकारों ने ऑडिटिंग और गवर्नेंस को उत्कृष्ट बनाने के मिशन में निरंतर प्रयास किया है। सफलता और उपलब्धियों के नए मानदंड भी स्थापित किए हैं। आप सबके मिशन, परिश्रम और लगन की वजह से विधायिका और जनता में भरोसा भी पैदा हुआ है। पब्लिक रिसोर्स का इफेक्टिव और एफिशिएंट इस्तेमाल भी हो रहा है। लोक हितार्थ, सत्यनिष्ठा अभी मैंने सुना। इसका मैं यही समझता हूं कि डेडिकेटेड टू ट्रुथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, बिना किसी भय या पक्षपात के आपने इस प्रकार खर्च लक्ष्य की प्राप्ति और संविधान के मूल्यों का संरक्षण रखा है, वह पब्लिक सर्विस में अतुलनीय योगदान माना जाएगा। आज भारतवर्ष अपने क्षमता और सामर्थ्य द्वारा विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मिशन में देश की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति के लक्ष्य में सभी महालेखाकार और ऑडिट सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। मुझे लगता है कि प्रयास हमारा होना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट और उससे संबंधित आवश्यक फैक्ट्स तुरंत प्रस्तुत किए जाए ताकि सुधार की संभावना पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा सके। मैं जो बात मेहता जी ने कही, मैं समझता हूं कि मैं उससे सहमत हूं कि जो ऑडिट के सवाल हैं, जैसे उस समय पूजा वाली बात मुझे समझ में आई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आती है। इसको आलोचना की दृष्टि से देखने के बजाय एक पथ प्रदर्शक के रूप में अगर हम देखेंगे तो योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने में हमारी प्रतिबद्धता को अमली जामा हम पहना सकेंगे। अकाउंट ऑफिसर्स का प्रदर्शन सराहनीय रहा है
अनेक इनिशिएटिव जैसे बल्क सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग ऑडिट पैरास, कोलैबोरेटिव करेक्टिव एक्शन विद यूटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू improve their operations, pension allowance, progress in end-to-end computerization of pension cases. ये आपके कमिटमेंट को दिखाता है, जिससे न सिर्फ डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली बेहतर हुई है, बल्कि उसका सीधा असर योजनाओं के लाभार्थी यानी आम नागरिक को मिला है। एक समय था जब ऑडिट रिपोर्ट को महज एक रिकॉर्ड के दस्तावेज के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज रिफॉर्म, बदलाव और होलिस्टिक अप्रोच की वजह से प्रगति में भागीदार के रूप में भी देखा जा रहा है। और मैं मानता हूं कि हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस बात का सदैव ध्यान रखे कि जिन मदों में पैसा खर्च हो रहा है उसकी एक एक पाई जनता के हित में, समाज के हित में, यूपी और भारत की बेहतरी के लिए खर्च हो रहा है। सभी ऑडिट रिपोर्ट में खर्च के नतीजों के बारे में काफी विस्तार से टिप्पणी की जाती है। मेरा अपने साथियों से आग्रह होगा कि सभी रिपोर्ट को कोर्स करेक्शन के अवसर के रूप में हमें लेना चाहिए, ताकि एक टीम की तरह सामूहिक शक्ति से पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन स्थापित करने में हमें सफलता मिल सके। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े में भी देख रहा था, देश में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के आंकड़े में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष में राज्यों यूपी से कुल 172 रिपोर्ट तैयार की गई थी और समय समय पर विभिन्न विषयों पर स्टडी रिपोर्ट भी रिलीज की जाती रही। सभी पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जिला स्तर पर पदाधिकारी होते हैं। मैं मानता हूं कि उनके लिए गाइड का काम करेंगे। अनेक ऐसी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और उस आधार पर मुझे कहने में संकोच नहीं कि गवर्नेंस को बेहतर बनाने की दिशा में इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है। एक बार पुनः मैं जोर देकर दोहराना चाहता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट ऑब्जर्वेशन को आलोचना या खामी निकालने वाले रिपोर्ट की तरह देखने की सोच से हमें बाहर निकलना चाहिए। इन रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे और उनके रिकमेंडेशन पर अमल करेंगे तो शासन में और सुधार हम ला सकते हैं। अनियमितताओं को जड़ से समाप्त करने में सफलता मिल सकती है। यहाँ उपस्थित ऑडिट कम्युनिटी के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि ई गवर्नेंस, डिजिटल पेनिट्रेशन की वजह से प्रशासनिक और व्यावसायिक प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। टेक्नोलॉजी ने जिस प्रकार से परिवर्तन को व्यापक और प्रभावी बनाया है, उससे आप सबके सामने भी एक नई चुनौती रही है। आईटी सिस्टम की सेफ्टी, सिक्योरिटी, मैं समझता हूं इस पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा तथा आईटी टूल्स एवं स्किल ऑडिट टीम द्वारा पंचायत स्तर पर संस्थानों और युवाओं को भी भागीदार बनाने की प्रक्रिया हमें शुरू करनी चाहिए। ये सच है कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल वातावरण में ऐसे अनेक परिवर्तन हुए जिनकी कल्पना कुछ वर्ष पहले हम नहीं कर सकते। आप सबने ध्यान दिया होगा कि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन इतनी तेज गति से हो रहा है और इसके लिए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए पूरे सिस्टम को हमें बराबर ऑपरेट करना होगा। जिक्र है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम के उपयोग से एक तरफ जहां ऑडिट रिस्क का इवेल्युएशन, इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन तथा ऑडिट प्लानिंग सुगम हुई है, वहीं दूसरी तरफ डेटा सिक्योरिटी की चिंता और मिनिमम ह्यूमन कंट्रोल की वजह से नई चुनौतियां भी सामने आ रही। 20 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग में ब्लू इकोनॉमी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशंस पर G20 देशों के साथ आप सबको पता है विस्तार से चर्चा हो। आने वाले भविष्य में अध्ययन कुटुंबों की भावना से इस प्रकार के एंगेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सफल होंगे। मैं बार बार एक बात दोहराता हूं, विकास की कसौटी क्या होनी चाहिए?
उद्देश्यों के साथ देश के परिश्रमी टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है, उससे सामान्य आदमी की भलाई हो रही है या नहीं हो रही। सरकारी खजाने का एक एक पैसा आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचे को मजबूत करने तथा सुरक्षित, स्वाभिमानी और स्वावलंबी जम्मू कश्मीर का निर्माण करने में मदद करे। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप सबका भी सहयोग जम्मू कश्मीर प्रशासन की अपेक्षा है। आज तमाम योजनाओं से आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिली है। ये ऊर्जा विकसित भारत के संकल्प को साकार करे। इस दिशा में आप सब भी समर्पित भाव से काम करें और हम सब मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको आगे सप्ताह के समापन की शुभकामनाएं देता हूं और भविष्य में और बेहतर तालमेल के साथ हम काम कर सकें, ऐसी अपेक्षा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।